जी अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक होंगे, ओके, पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे, ओके, अपनी फुल एफर्ट जो है ना वो आप लोग दे रहे होंगे। जी, सो लास्ट टाइम जो है हम लोग चैप्टर 6 को गो थ्रू कर रहे थे, स्लाइड्स पे गो थ्रू किया था, ऐसे ही है ना। तो उसके नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बी ओरिजिनल। ओके जी, सो चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6। और आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है जी? बी ओरिजिनल 1.2 बी ओरिजिनल जी। ठीक है जी। सो कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं? बी ओरिजिनल से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बी विथ मी। सो अवॉइड क्लिशे, अवॉइड क्लिशेस। अब क्लिशेस क्या होता है कि जब रिटन कम्युनिकेशन हम करते हैं तो हम जो है ना, आपको पता है कि मेडिकल की अपनी लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग की अपनी लैंग्वेज है, लॉ की अपनी लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स की अपनी लैंग्वेज है, अकाउंटिंग की अपनी लैंग्वेज है। अब कहना ये चाह रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में बी ओरिजिनल का मतलब ये है कि मतलब शाहरुख खान बनने की ज़रूरत नहीं है, आमिर खान बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो आप हो सो हो, अपने आप को नेचुरल रखो। और लिखने में भी आप अगर बिजनेस कम्युनिकेशन लिख रही हो तो बिजनेस कम्युनिकेशन को ही लिखो। एक गल समझ आई? हम लिखने में जो है ना वो लिख तो बिजनेस कम्युनिकेशन रहे हैं, लेकिन हम मेडिकल के वर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं, हम इंजीनियरिंग के वर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं। तो ये काम प्लीज आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। तो बी ओरिजिनल का मतलब ये कि रियलिटी में रहो, जो उस लैंग उस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोफेशन के मुताबिक लिखो। सपोज अगर आप इंजीनियर हो तो फिर इंजीनियर्स का एक अपना पैटर्न है लिखने का, फिर उसको फॉलो करो। इफ समवन इज डॉक्टर तो फिर वो उनको एक अलग से पैटर्न सिखाया जाता है। बट इफ यू आर इन अ बिजनेस, लाइक इफ यू डूइंग द बिजनेस कम्युनिकेशन, तो यू हैव टू हैव द बिजनेस वर्ड्स, ठीक है। तो ये दिस इज इट मींस। सो क्लीशे की डेफिनेशन लेट मी गो थ्रू। अ फ्रेज और ओपिनियन दैट इज ओवरयूज एंड बेट्रेज अ लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट्स। अ फ्रेज और ओपिनियन दैट इज ओवरयूज, कि हमने उसको कहीं से उठा के ओवरयूज कर दिया, मतलब उसको उस मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हमने उसको एक्सेसिवली जबरदस्ती अपनी कम्युनिकेशन में उसको हम ले। आगे एग्जांपल वो कोट करेगा कौन से वर्ड्स हैं और किस तरह से हम उनको अपने लेके आते हैं। एंड बेट्रेज द लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट्स। एंड बेट्रेज मतलब वो आपकी थॉट नहीं होती, आपके प्रोफेशन की थॉट नहीं होती, आपकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती, बल्कि आप जो है ना वो रिक्वायरमेंट से हट के कुछ चीजें एड अप कर रहे होते हो, विच इज डेफिनेटली not a good sign. So it is tempting to emphasize or demonstrate a point by emphasizing cliche. बड़ा अच्छा लगता है आपको मुश्किल वर्ड्स, मेडिकल के वर्ड्स, लॉ के वर्ड्स, अदर फील्ड के वर्ड, पॉलिटिकल वर्ड्स आपको ऐड करना बहुत अच्छा लगता है। However, most cliches are rarely used in speech. लेकिन स्पीच देखो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में जो बिजनेस कम्युनिकेशन की जबान है उसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम स्पीच में हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल, लेकिन हम जब लिखते हैं, जब आप खुद जरा जज करो कि लिखने में और बोलने में हम कितना डिफरेंट होते हैं। लिखने में इंटायरली हमारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। व्हाई सो? यही कहना चाह रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में जैसे आप बोलते हो, क्योंकि आपने कस्टमर को कन्विंस करना है, तो जैसे आप बोलते हो उन्हीं अल्फाज का आपने इस्तेमाल करना रिटन कम्युनिकेशन में भी। एंड देयरफॉर शुड बी अवॉइडेड इन बिजनेस कम्युनिकेशन। इनको आपने अवॉइड करना है। दे कैन मेक द राइटिंग साउंड रूटीन। अगर आप इनको इस्तेमाल किया तो वो एक रूटीन लगेगी, एक बोरिंग लगेगी, एक रोबोटिक लैंग्वेज लगेगी, कंप्यूटराइज लैंग्वेज लगेगी, जिससे ह्यूमनिस्टिक फीलिंग्स नहीं आएंगी। बिजनेस कम्युनिकेशन में ह्यूमनिस्टिक फीलिंग्स आनी चाहिए। अगर वो नहीं है, देखिए, तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। एंड इवन कैन इंप्रेशन दैट यू रिटन बाय अ मशीन। मतलब डेफिनेटली अगर आप इतनी रोबोटिक लैंग्वेज लिख देंगे तो वो ह्यूमनिस्टिक लैंग्वेज फील एज सच नहीं होगी। सो एम टू मेक योर राइटिंग पर्सनल टू द रीडर। अब जब भी आप उसको लिखो तो डियर सर लिखने के बजाय उनका नाम मेंशन करो, कस्टमर का नाम मेंशन करो, क्योंकि अगर आपने डियर सर लिख दिया या उससे अपनायत का एहसास नहीं होता। तो जब भी आप उसको एड्रेस करो तो उसका नाम लाजमी मेंशन करो, आई मस्ट से, ताकि उसको फील हो। बेशक आप पे 10 लोगों को सेम लेटर लिखना है, लेकिन 10 लोगों को सेम लेटर लिखते हुए 10 डिफरेंट नेम्स के साथ लिखना है, ताकि उसको रियलाइज हो कि ये लेटर मेरे लिखा गया। दिस उसको मतलब अपनायत का एहसास दिलाना है कि यार ये चीज मेरे लिए की गई है।
जी। सो कहाँ पे था जी? यस, एम टू मेक यू राइटिंग पर्सन रीडर सो दैट दे फील लाइक एन इंडिविजुअल, लाइक उनको फील हो कि यार वी आर यूनिक पर्सन और दिस राइटिंग इज स्पेशली रिटन फॉर देम एंड दैट यू आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद दैम। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन में नहीं करनी, उसको रियलाइज करवाना है कि यार ये कम्युनिकेशन आपके लिए की गई है, लेटर आपके लिखा गया है, रिपोर्ट आपकी लिखी गई है, ईमेल आपकी लिखी गई है, मतलब दिस मैसेज इज पर्टिकुलरली addressed to you. जी, examples of cliches often and normally inappropriate found in business communication that could be avoided and included. अब ये इस तरह ये जो cliches आके नीचे examples given है, इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और वो कौन से हैं जी? मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी का वर्ड जो है वो आपको पता ही है कि आपने मैट्रिक में इसमें साइंस में आपने लैब्स वगैरह में यूज़ किया है या एफएससी में लैब्स, तो मेथोडोलॉजी ये साइंस का वर्ड है जहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम कंबाइन करते हैं, उनको मिक्सअप करते हैं और वी मेक अ न्यू थिंग। सो दिस इज अ साइंस वर्ड। अब इसको हम वहाँ से उठा के बिजनेस कम्युनिकेशन में ले आए। दिस इज यू आर नॉट सपोज टू एड दिस वर्ड इन बिजनेस मैंडेट्स। रोटी कपड़ा मकान, मैंडेट्स, मंशूर जो होता है पोलिटिकल वर्ड है, इसको बिजनेस कम्युनिकेशन में ला सकते हैं। हाँ, ये पोलिटिकल सिनेरियो में यूज सकते हैं बट नॉट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये लॉ का वर्ड है, ये हम इसको वी शुड अवॉइड इट इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वायर्ड। ये भी लॉ की एक टर्मिनोलॉजी है। ओके, थैंक यू एंटिसिपेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन बेटा काम करने से पहले थैंक यू नहीं होता, थैंक यू एंटिसिपेशन। काम होएगा, सोशल में आप किसी को कह सकते हो, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में पहले काम होएगा, उसके बाद ही आप थैंक यू बोल सकते हो। सो थैंक यू एंटिसिपेशन। द अफोर मेंशन लॉ का वर्ड है, अफोर मेंशन, हेयर अंडर, हेयर टू, हेयर फ्रॉम, ये इस तरह के जो वर्ड्स है ना लॉ के वर्ड हैं, लिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में आप इनको इस्तेमाल ऐसा नहीं करना। हेयर विद प्लीज फाइंड, विज, विज होता है यानी, उर्दू में यानी होता है ना, यानी। अब ये एक टेक्निकल सिमेंटिक वर्ड है जो शायद ही नादर शादर आपने, ये शादर नादर आपने कभी इसको यूज किया हो, ऐसा ही है ना। तो ये इस तरह के वर्ड के जो आप नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते वो आपने यूज नहीं करने। सप्लीमेंट टू मेडिकल का वर्ड है, हम इसको बिजनेस में ले आते हैं। हेयर बाय एक्नॉलेज भी लॉ का वर्ड है जिसको हम उठा के बिजनेस कम्युनिकेशन में ले आते हैं, और आपने इनको यूज नहीं करना। आपने बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना और आपने 6-8 साल इसी बात को सीखना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन से वर्ड्स होते हैं, क्या वोकैबुलरी होती है। मैं आपको इस सिर्फ बीसी में आपको सारा नहीं पढ़ा सकता, बल्कि इट्स लाइफ लर्निंग प्रोसेस। आप सारी ज़िंदगी सीखते रहोगे और मेनली जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको वहाँ सिखाया जाएगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन से वर्ड होते हैं और किस मौके पर आपने कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करना। ठीक है जी। सो आई एम डन विद द फर्स्ट वन, अवॉइड क्लीशे। ये वाला मैं कर चुका हूँ, अवॉइड क्लीशे। नेक्स्ट इज जी अवॉइड जार्गन्स। सो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है जी? अवॉइड क्लीशेस। और दूसरा क्या है जी? अवॉइड जार्गन्स। यस, वही बात है, जार्गन्स में वही चीजें हैं कि एक फील्ड के लोग तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस चार्टर्ड अकाउंटेंट उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। एक डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन डॉक्टर वर्सेस पेशेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस अ कॉमन पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड दोस वर्ड्स। ये कहना चाह रहा है कि आप सेम प्रोफेशन के लोगों में तो उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब आपने बिजनेस करनी, जब आपने बिजनेस कम्युनिकेशन करनी, जब आपने बिजनेस करना है तो आप कस्टमर के साथ डील करोगे तो आपने इन टेक्निकल और जानवर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कस्टमर के मुताबिक अपने लहजे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को आपने चेंज करते रहना है। ठीक है जी। सो डेफिनेशन, स्पेशल वर्ड और फ्रेज यूज बाय प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। मतलब ये स्पेशल प्रोफेशन में इस्तेमाल होते हैं, स्पेशल ग्रुप के लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन कॉमन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो स्पेशल जो पर्सन होते हैं, स्पेशल प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, उन्होंने उसको सीखा होता है। अब जिस वजह से आप इसको सीख रहे हो, इन वर्ड्स को सीख रहे हो, कस्टमर तो नहीं सीख रहा ना। हाँ, अगर वो कस्टमर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो फिर आप उससे वो बात कर सकते हो उस लहजे में। क्लियर जी। अब इस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर ने इतना अर्सा लगा कि उन वर्ड्स को सीखा। अब आम पेशेंट ने तो उन वर्ड्स को नहीं सीखा, ठीक है, तो वो पेशेंट के साथ उन वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्पेशल प्रोफेशन के लोग तो आपस में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉमन लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूजली यूजिंग जार्गन नॉर्मली मीन्स the reader has to work harder to understand
यूजिंग जार्गन नॉर्मली मीन्स द रीडर हैज टू वर्क हार्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। अगर आपने जार्गन वर्ड्स का इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, जो आम जिससे आप बात कर रहे हो। अगर आपने उससे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया, अगर आपने डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स वर्ड का सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया लिखने में या बोलने में, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत टफ होगा। विच ऑफन मीन दे विल नॉट बॉदर। इसका मतलब है कि वो फिर बॉदरेशन नहीं करेंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, और वो आपके मैसेज को स्किप कर देंगे। फर्दर मोर जार्गन एक्सक्लूड दोस हु आर नॉट फैमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी। ठीक है जी, ठीक है। जार्गन एक्सक्लूड दोस मतलब जो उस टर्मिनोलॉजी को जानते नहीं है, उनके लिए आपने जार्गन्स को एक्सक्लूड कर देना है, उनके लिए आपने टेक्निकल वर्ड्स को एक्सक्लूड कर देना है, बिल्कुल आपने नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सो सर्टेनली इट कैन बी यूजफुल टू यूज जार्गन विच इज स्पेसिफिक टू योर वर्ड। आप अपने काम पे उनको इस्तेमाल कर सकते हो। व्हेन द रीडर विल अंडरस्टैंड, जब रीडर उसको अंडरस्टैंड करता है, कुलीग आपको अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट कम्युनिकेटिंग विद अकाउंटेंट माइट रिजनबली एक्सपेक्ट टर्मिनोलॉजी सच एज बैलेंस शीट, अक्रूवल एंड रिजर्व रिकॉन्सिलेशन टू बी म्यूचुअली अंडरस्टूड। ठीक है जी, एक अकाउंटेंट दूसरे अकाउंटेंट से बात करेगा तो वो आपसे बैलेंस शीट को जानते हैं, अक्रूवल्स को जानते हैं, रिजर्व कंसोलेशन को जानते हैं। ये अभी वर्ड आपको इंशाल्लाह कैफ में जाके पढ़ोगे। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स के वर्ड्स क्या होते हैं। सिर्फ एक अकाउंटेंट दूसरे अकाउंटेंट के साथ ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस अभी आपको मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आपको खुद समझ नहीं आएगी कि ये वर्ड्स क्या है, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं है। तो जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो आपको उन वर्ड्स का सही पता चल जाएगा व्हाट डज इट मीन। क्लियर जी? सो रिमेंबर always keep in mind that communication can become boring if too much relevant jargon is used. Always keep in mind that communication can become boring. Yes, अगर आपने too much jargon words का इस्तेमाल किया अपनी कम्युनिकेशन में, too much complex words का इस्तेमाल किया, too much जो है ना वो आपने जो है ना वो डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज कर दिया, तो डेफिनेटली देन अगले पर्सन के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। एंड आप भी बोर हो जाते हो कि जब ज़्यादा टेक्निकल जार्गन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलवेज कंसिडर वेयर जार्गन विल बी फुली अंडरस्टूड बाय द रीडर। आपने हमेशा जार्गन का तभी इस्तेमाल करना है कि जब आपको पता हो कि रीडर उनको अंडरस्टैंड करेगा। पुट योर रीडर बिफोर यू राइट, पिक्चर रीडर बिफोर यू राइट। उसको लिखने से पहले उसकी पिक्चराइज कर लो कि क्या वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है जी, उसको पहले इमेजिन करो कि क्या वो इसका लेवल है कि उस तरह के वर्ड्स को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वुड द सीईओ अंडरस्टैंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग जार्गन्स। सीईओ भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, मालिक है अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो वो इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्या होते हैं, कैपिटल बेस क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, टीम, उसको नहीं समझ आएगी ये। इवन के मालिक हो गया, अब बहरिया टाउन का जो मलिक रियाज है, क्या उसको इन वर्ड्स का पता होगा? डेफिनेटली नहीं पता होगा। मियां मंशा को पता होगा? नहीं पता होगा, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत जायंट बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उन्होंने दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके लिए आप लोगों को हायर किया जाता है और आप इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स में एक्सपर्ट होते हो। और इवन वुड दे अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मटेरियलिटी एट ग्रुप लेवल इज नॉट कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन रिटर्न ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ये जो सेंटेंस है, बड़ा लेंथी से सेंटेंस है, 2.5 लाइन्स पे ऑलमोस्ट। अब ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अंडरस्टैंड कर सकता है, एक आम बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये अभी आपको समझाने का उसका कोई तुक भी नहीं बनती। सो वंस यू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तभी आपको, जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसका स्टार लगा लें। जब आप उस वक्त इसको पढ़ेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। लेकिन अभी आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर, ये कहना चाह रहा है कि इस तरह के सेंटेंस बात बहुत सिंपल की है, इसने बहुत ही सिंपल की है, देखिए, लेकिन ये उसको अंडरस्टैंड होगी कि जिसने इस वर्ड को गो थ्रू किया। बात में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेक्निकल वे में एक्सप्लेन की गई है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन की गई, ठीक है। और इसको वही अंडरस्टैंड करेगा कि जो इसमें एक्सपर्ट होगा। एंड यू बिकम ओनली एक्सपर्ट वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर हो गया जी? सो यहां तक ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट इज अडॉप्ट द राइट टोन जी। 1.3 sorry, avoid the adopt the right tone and not
जी, adopt the right tone. जी, तो इस पे जो पहला पॉइंट है वो क्या है जी? अवॉइड colloquial लैंग्वेज. Avoid avoid colloquial language. Yes. जी, अडॉप्ट द राइट टोन. अब लिखने की बात हो रही है यहाँ पे. सो लिखने में अब colloquial लैंग्वेज कौन सी होती है? जस्ट अ सेकंड. अगर मैं बोलूँ आपके साथ रोटी शोटी, आप ज़रा रिमेंबर करो कितने वर्ड्स आप बोलते हो, रिकॉल करो ज़रा. रोटी शोटी, खाना वाना, ओके, चाय वाय, ऐसा ही है ना. अब बोलने में हम colloquial लैंग्वेज का इस्तेमाल बड़ा करते हैं, स्पेशली हमारे कल्चर में हम बड़ा ही इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखने नहीं. या कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हम बोलने में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में हमारा एक्सप्रेशन साथ होता है, तो हम फील हो रहा होता है कि वो फ्रेंडली वे में बात कर रहा है, वो कुछ सीरियस बात नहीं है. लेकिन अगर सेम बात आप लिखने में कर दी तो बड़ी सीरियस बात हो जाएगी. जिस तरह से colloquialism often appears unbusiness like, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होते. हाँ, सोशल लाइफ में इस्तेमाल करो, आपस में दोस्ती यारी में इस्तेमाल करो, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते. एंड आर देयर फॉर बेस्ट अवॉइड, उनको अवॉइड करना होता है, उनको अपनी लाइफ में यूज़, उनको बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करना. colloquialism fall into the excessive word that should be deleted category. ये एक्सेसिव वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई मकसद नहीं होता. रोटी छोटी, रोटी का तो मतलब है, छोटी का क्या मतलब है? खाना वाना, खाने का तो मतलब है, वाने का क्या मतलब है? ठीक है जी. सो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं. अब एग्जांपल ऑफ colloquialism ऑल टू बी अवॉइडेड. अब किस तरह के वर्ड्स होते हैं? जिस तरह से सिट ऑन द फेंस. खुदा के बंदो, किसी को सोशल में किसी को गाली देनी है, या इंग्लिश की गाली आई मस्ट से, सिट ऑन द फेंस. अब मुझे बताएं, जो बार फेंस क्या होती है? वो जंगला जो होता है, घरों के बाहर जंगला लगा होता है ना, सेफ्टी ग्रिल जो होती है. सिट ऑन द फेंस, गो एंड सिट ऑन द फेंस. देखिए, सिट, आपको आप में से कौन है जो उस सरिये पे जाके या उस जंगले पे जाके बैठ सकता है? कैन एनी ऑफ यू कैन सिट ऑन फेंस? जस्ट लेट मी नो. तो ये बोलने में शायद हम इसको यूज कर लें, क्योंकि हमने किसी को हार्शली कह दिया, या किसी दोस्त को वैसे ही हम मजाक में, गो एंड सिट ऑन द फेंस, नहीं तुम्हारी बात सुननी. ठीक है. तो हम उर्दू में हमारे कई ऐसे मुहावरे जो हम यूज करते हैं, आई shouldn't use here, but you know those things. So sit on the fence होता है. Sit on the fence, कोई नहीं बैठ सकता. Not a single human can sit on the fence. सरिये पे या उन चीज़ों में कोई नहीं बैठ सकता. ओके, सो ये बोलने में इस्तेमाल नहीं होता. देन द फ्लैश इन द पैन. खुदा के बंदो, फ्लैश जो आग होती है वो फ्राई पैन के अंदर होती है या उसके अंदर लगी होती है? फ्लैश इन द पैन होता है, फ्लैश अंडर द पैन. हाँ, समटाइम शिशा करने के लिए आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उन्होंने जनाब वो थोड़ी सी आग वो उसके अंदर भी करते हैं, लेकिन वो घरों में कभी ऐसा करके देखे तो आपको मतलब दैट वेरी डिजास्टर्स. मतलब असल जो आग होती है वो फ्लैश अंडर द पैन होता है, नॉट इन द पैन. देन मसाजिंग द रिजल्ट. अब जो रिजल्ट आपका आता है, क्या उसका मसाज करते हो आप? हाँ, आपके अब्बा जी आपका मसाज करते होंगे, आ जाओ बेटा क्या रिजल्ट आया, फिर मसाज होता होगा आपका. ठीक है जी. सो वैसे हम रिजल्ट का कोई मसाज नहीं कर सकते. ब्रश अंडर द कारपेट. कोई गल बनती है. ब्रश अपर द कारपेट होता है कि अंडर द कारपेट होता है? आपने ब्रश करना है, आपने साफ करना है, किस तरह से आपने शूज को पॉलिश करना है, तो अंडर द करोगे, अंडर द शूज करोगे या उसके अपर करोगे? अपर करोगे डेफिनेटली. तो ब्रश अंडर द कारपेट नहीं होता, अपर द कारपेट होता है. नीचे से हम साफ नहीं करते बल्कि ऊपर से साफ करते हैं. ऑल थिंग सेड एंड डन. जितना हम कहते हैं इतना होता नहीं है. ऑल थिंग सेड एंड डन. ठीक है, मतलब ऑल थिंग रेयरली ऐसा होता है कि जो आपने सोचा सारा वैसे ही हो जाए. आपने सोचा आप डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता. मतलब कई चीज़ें कुछ बन भी जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने सोची होती हैं उसके मुताबिक वैसा
नहीं हो रहा होता। लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड, लुकिंग ऑन द गुड साइड होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ब्राइट साइड कोई वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन में नहीं होता। ठीक है जी, ब्राइट होता है रोशनी, गुड साइड हो सकता है, पॉजिटिव साइड हो सकता है, नेगेटिव साइड हो सकता है, लेकिन ब्राइट साइड इटसेल्फ गॉड ओके इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सो उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑलवेज एंड, यहाँ तो ओके हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज एंड पॉजिटिवली। ठीक है, हाँ, ऑलवेज एंड पॉजिटिवली, ऑलवेज एंड पॉजिटिवली जी। जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी है, अब ये ना हो कि जब जस्ट आई गिव यू योर सोशल एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई पर्सन आया है, कोई दोस्त आया है, तो जब आया है तो आपने बड़े अच्छे से वेलकम किया है, लेकिन जाते हुए आप उसको गालियाँ निकाल दी हैं, तो क्या वो पर्सन दोबारा आपके पास आएगा? जो दोबारा कस्टमर आपके पास आता है वो उसके जहन में क्लोजिंग होती है कि आपने क्लोजिंग कितनी अच्छी तरीके से की। अगर क्लोजिंग आपकी पैथेटिक थी तो फिर नेक्स्ट टाइम यू नो ही विल नॉट कम टू यू, द कस्टमर विल नॉट कम टू यू। कि जाते हुए आपने उसको बुरा भला कह दिया, डेफिनेटली विल नॉट कम टू यू। सो द क्लोजिंग वर्ड विल बी रिमेंबर्ड बेस्ट बाय द रीडर। जो रीडर याद रखता है कि आपने उसको रिसीव कैसे किया, उसको सी ऑफ कैसे किया, ठीक है, ये उसको हमेशा याद रहेगा। उसके बिटवीन क्या हुआ वो उसको इतना याद नहीं रखेगा। देयरफॉर मेक श्योर दे लीव अ गुड इंप्रेशन। पूरी कोशिश करो कि आप एंडिंग बहुत अच्छी करो। इवन इफ यू स्टार्ट आउट थिंकिंग देयर इज अ बैड न्यूज़ मैसेज टू डिलीवर, यू शुड फाइंड अ वे ऑफ डिलीवरिंग इट पॉजिटिव। इवन अगर आपके जहन में है, अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ को डिलीवर करना है तो आप इस तरह से डिलीवर करो कि वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। वो आगे एग्जांपल दे रहा है कि वो कैसे करना है। होता है कि हम सम टाइम हमने कस्टमर को बैड न्यूज़ देनी होती है कि उस बैड न्यूज़ को भी इस तरह से कन्वर्ट कर दो कि वो गुड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर अनएबल टू कंप्लीट द ऑडिट ऑन टाइम। ये ना बोलो कि हम टाइम पे ऑडिट करना हम नहीं कर सके, हमारी मिस्टेक है, वी आर अनएबल, बल्कि ये बोलो वी विल बी एबल टू कंप्लीट द ऑडिट ऑन 4 अप्रैल। हम 4 अप्रैल तक क्योंकि हम ऑडिट को कंप्लीट कर देंगे। आई अपोलोजाइज फॉर द डिले विच वाज ड्यू टू सिस्टम मेल फंक्शन द फैक्ट्री। ये डिले किस वजह से हुआ? क्योंकि जो फैक्ट्री में मतलब माइल फंक्शन हो गया, फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई, फैक्ट्री के ऑपरेशन जो है ना वो सही परफॉर्म नहीं हो रहे थे, जिस वजह से हम ऑडिट नहीं कर सके। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इज यू मस्ट मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू करेक्ट द, यू मस्ट मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू करेक्ट द अकाउंट्स। उसको किसी को पॉइंट आउट करना है कि तुमने इसको सही क्यों नहीं किया, यू मस्ट मेक, ठीक है, उसको करो। सख्ती के अंदाज में कहा नहीं, बल्कि प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन हेल्प एडजस्टिंग द अकाउंट एज फॉलोज। ठीक है, आओ ज़रा मिल बैठ के मुझे बताएं, हमें बताएं, मिल बैठ के हम इस मसले कैसे हल कर सकते हैं। बल्कि किसी को पॉइंट आउट नहीं करना कि इसको जाके ना कि तुमने अकाउंट एडजस्टमेंट करनी है, तुमने रिपोर्ट लिखनी है, बताएं इसको हम मिल के कैसे कर सकते हैं। इस कॉल्ड टीम वर्क। अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू अटेंड ऑन 20 जून। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मैं इसको 20 जून को अटेंड नहीं कर सकता, बल्कि यू हैव टू से माय कलीग इरफान विल अटेंड ऑन 20 जून। 20 जून को वो अटेंड कर लेगा। एज आई एम एट अ बोर्ड मीटिंग, मैं बोर्ड मीटिंग में हूँगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन 26 जून। ठीक है, मैं आपको 26 जून को देखूंगा। तो आपने नेगेटिव मैसेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पॉजिटिव मैसेजेस में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज यूज पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज क्या है जी? यूज पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है यूज पर्सनल प्रोनाउंस। अब इसमें क्या होता है सीन बेटा कि अभी तक हमने जो डिस्कस कर लिए, जस्ट अ सेकेंड, ये भी डिस्कस कर लिए, ये भी डिस्कस कर लिए, ऐसे ही है ना। फिर अवॉइड कोलोकियलिज्म भी डिस्कस कर लिए, ऑलवेज एंड पॉजिटिव डिस्कस कर लिए, एंड यूज पर्सनल प्रोनाउंस। अब यूज पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है कि आपने अगले बंदे को नाम से रिकॉल करना है। आपको प्रोनाउंस का पता ही होता है कि आप उस पर्सन को बजाय ही शी, अच्छा ही शी के बजाय पहले तो उसको आप नेम से कॉल करो, नंबर 1। ओके,
ओके ठीक है, जो इसको पहले गो थ्रू कर लेते हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन विल मेक योर बिजनेस साउंड मच फ्रेंडली। ठीक है जी, तो जब आप पर्सनल प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी लगती है, फ्रेंडली लगती है, एक अपनायत का एहसास होता है, एक अपनेपन का एहसास होता है। अब नेक्स्ट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, और खुदा के बंदा कौन डिसाइड करता है? इट डिसाइड करता है, कोई इंसान डिसाइड करता है ना, फैसला इंसान के हाथ में है। तो किसने डिसाइड किया? ही ने, शी ने। ही शी कौन है? असलम ने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया, वी डिसाइडेड। उसका नाम मेंशन करो जिसने डिसाइड किया। ठीक है, जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनके साथ आप प्रोनाउंस या पर्सनल नेम्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? जो ह्यूमन काम करते हैं वहाँ पे आपने ह्यूमनिस्टिक फैक्टर लेकर आना। जैसे फर्म रिकमेंड नहीं करती, फर्म के अंदर जो लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो किसने रिकमेंड किया? वी रिकमेंड। ठीक है, ही रिकमेंड, शी रिकमेंड, या उसका नाम मेंशन कर दो। देन सब्सिक्वेंट टू डिपार्चर कौन करता है? इंसान करता है, सब्सिक्वेंट टू डिपार्चर। ठीक है, इंसान जो है ना वो एक जगह दूसरी जगह मूव करता है, दैट्स कॉल्ड डिपार्चर। तो आफ्टर यू हैव लेफ्ट, आफ्टर असलम हैज लेफ्ट, आफ्टर इरफान हैज लेफ्ट, आफ्टर साइमा हैज लेफ्ट। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं देखिए जो इंसान से रिलेटेड है, उनके साथ आपने पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक ओके हो गया? तो नेक्स्ट इज अवॉइड सजेस्टेड क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर्स। अवॉइड सजेस्टेड criticism of the रीडर। ठीक है, अब उसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं करना, मतलब आप रीडर को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हो किसी भी वजह से, ओके, उसको डायरेक्टली जो है ना आप बुरा भला कह रहे हो। सो अवॉइड सजेस्टेड क्रिटिसिज्म, कि आपने उसको क्रिटिसाइज करना है, मजबूरी है उसको क्रिटिसाइज करना है। कई दफ़ा कस्टमर जो है वो गलतियां कर रहे होते हैं, अगला बंदा आपको टीज कर रहा है या वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो आपने उसको डेफिनेटली उसको कोई मैसेज देना है, हार्श मैसेज देना है, तो डायरेक्टली मैसेज देना बल्कि आपने इनडायरेक्ट मैसेज देना। अब यहाँ का ओके, दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करना होता है। दिस इज अ पॉइंट ओके पूरी बुक में कि जहाँ पे उसने मेनली मेंशन किया है कि आपने पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करना है, आपको एग्जांपल के साथ बताएगा जी। वन एरिया वेयर पैसिव रादर एक्टिव सेंटेंस शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड अनइंटेंशनल क्रिटिसिज्म। अनइंटेंशनल होता है, इंटेंशनल होता है कि जानबूझ के किसी को तनकीद करना। अनइंटेंशनल होता है कि अब मजबूरी है कि अगले पर्सन को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा राय रास पे लाने के लिए आपको थोड़ा सा उसको डांट डपट करनी पड़ेगी। जैसे आपके पेरेंट्स भी हैं वो आपको ना वो करते हैं, ओके करते हैं, इट्स ओके जी। सो वन एरिया वैसे पैसिव रादर देन एक्टिव सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड इन इज इन ऑर्डर टू अवॉइड अनइंटेंशनल क्रिटिसिज्म। या तो ओके हो गया जी। द नेक्स्ट एग्जांपल इज अनइंटेंशनल क्रिटिसिज्म। क्या है जी? अब आपको करना ही करना है उसको, क्योंकि उसने काम गलत किया है या उसको आपने कोई काम सिखाना है या आपने उसको थोड़ा सा समझाना है। सो द अकाउंट्स डिपार्टमेंट लॉस्ट इनवॉइसेस व्हाइल यू वर ऑन हॉलीडे। जब आप छुट्टियों पर थे तो अकाउंट डिपार्टमेंट ने इनवॉइसेस को या जो ट्रांजेक्शन का प्रूफ था उसको घुमा दिया। अब डायरेक्टली आप किसी को हिट करें, खुदा आप पर्सनल हो जाओगे, आप आपस में क्लैश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। कोई इंसान नहीं चाहता उसको डायरेक्टली ब्लेम किया जाए, उसको क्राउड में ब्लेम किया जाए। ठीक है, हमारे प्रॉफिट एग्जांपल देता हूँ कि जब उन्होंने किसी को ब्लेम करना होता था तो कहते थे कि इस क्राउड में कुछ लोग ऐसे हैं, इस आबादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब जो कर रहे होते तो उनको पता होता था कि वो कौन है, क्योंकि तो उनको मैसेज भी मिल गया और बात भी हो गई। मतलब डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया कि आपने किया। सो द इनवॉइसेस वी नीड हैव बीन मिसलेड। हमें जो इनवॉइसेस चाहिए मिसलेड हो गई हैं। अब वो किसने किए वो मैनेजमेंट खुद ही देख लेगी, वो बॉस आपको खुद ही देख लेगा, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आई कुडंट गेट द इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू राइट, क्योंकि आप मीटिंग में थी इस वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। मतलब डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट करे कि तुम्हारी गलती है कि तुम मीटिंग में नहीं थे, तो मीटिंग में थे, इस वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। उसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट एज सुन एज इन्फॉर्मेशन वाज मेड अवेलेबल।
आई कंप्लीट द रिपोर्ट एज सुन एज, मैं उस रिपोर्ट को एज सुन एज कंप्लीट कर लेता जो ही मुझे वो प्रोवाइड की जाती। ठीक है, आई कंप्लीट द रिपोर्ट एज सुन एज इंफॉर्मेशन मेड, जो ही मुझे इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल होती तो मैं उस रिपोर्ट को कंप्लीट कर लेता। अब आपने पर्सन को उड़ा दिया, मतलब आप पूरी कोशिश करो कि पैसिव में होता यह है कि हम बंदे को उड़ा देते हैं, हम काम को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और एक्टिव में क्या होता है कि हम बंदे को हाईलाइट करते हैं, काम को इतना हाईलाइट नहीं करते। दैट्स द मेन डिफरेंस। एक्टिव में क्या होता है जी, हम पर्सन को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बंदे को हाईलाइट कर रहे होते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं, लेकिन काम को इतना हम प्रोमिनेंट नहीं कर रहे होते। लेकिन पैसे में क्या होता है कि काम प्रोमिनेंट हो जाता है, जो काम हुआ है, जो भी काम गलत हुआ वो प्रोमिनेंट हो जाता है, लेकिन पर्सन किसने किया वो प्रोमिनेंट एज सच नहीं होता। दैट्स द मेन डिफरेंस। यू हैव मिसकैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द प्रोविजंस, आपने प्रोविजन की जो वैल्यूज हैं वो गलत इंटर कर दी हैं। ये जो वर्ड्स है ना, प्रोविजन और इस तरह के वर्ड्स हैं, ये आप इंशाल्लाह कैफ में जाके गो थ्रू करोगे। ये आई कैफ आपसे कभी नहीं पूछेगा कि प्रोविजन का मतलब बताएं जी, हाँ इंग्लिश में शायद पूछा जाए, लेकिन कैफ में ये जो वर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, ये मेनली आप कैफ में जाके पढ़ोगे। ठीक है, सो सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ पे सेंस क्या बन रही है सेंटेंस की। सेंस ये बन रही है कि यू हैव मिसकैलकुलेटेड, उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हो, यू हैव मिसकैलकुलेटेड, तुमने काम गलत किया है। ठीक है, सो ये काम नहीं करना यू हैव मिसकैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द प्रोविजन, बल्कि आपने कहना है द प्रोविजन वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। ओके जी, यहाँ तक ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या डिस्कस किया हमने कि जहाँ पे अच्छा काम है बंदे को पॉइंट आउट करो, बंदे को शाबाशी दो, ठीक, उसको अप्रिशिएट करो, उसको उसकी औकात से उठा दो, यार माशाल्लाह आपने काम बहुत अच्छा किया। लेकिन जहाँ पे कोई काम बुरा हुआ है वहाँ पे बंदे को उड़ा दो और सिर्फ काम को हाईलाइट करो कि ये काम बुरा हुआ है, किसने किया है वो खुद ही, जब आप बात करेंगे जिसने किया होगा उसको पता चल जाएगा ये काम मैंने गलत किया है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि वो सुबह शाम क्या करता है, और जिसने काम किया होता है उसको ज़रूर पता होता है कि उसने ये काम किया। ठीक है जी, सो ये कहना चाह रहे, तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जब आपने अनइंटेंशनल मजबूरी होती है, समटाइम हमें क्रिटिसाइज करना ही होता है, तो फिर आपने पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पे आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, फिर वहाँ पे आपने एक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक ओके। तो नेक्स्ट इज दी अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इससे जो रिलेटेड लास्ट ये पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ बेटा, इसको यहाँ पे लिख लूँ मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये लास्ट पॉइंट है इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है जी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड नाउ मूव फॉर दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट पर राइट नाउ जी। जनरली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट विल एनकरेज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स वेयर नेगेटिव टोन विल गेट अ नेगेटिव। बहुत मतलब जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, सिंपली। अगर आपने किसी पे फूल बरसाए हैं तो आगे से आपको फूल ही मिलेंगे, और अगर आपने किसी को पत्थर मारे हैं तो फिर आपको आगे से पत्थर ही मिले, मतलब बरसाए जाएंगे। रेयरली होता है कि आपने पत्थर मारे हैं और आगे से आपको फूल मिल रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, मतलब उस लेवल पे पहुंचना कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है और आप उसको दुआएं दे रहे हैं, आप उसके हक में जो है ना वो सुबह शाम जो है ना वो रो रहे हैं या उसके कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा राह रास्त पे आ जाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमारा कल्चर क्या है कि अगर किसी ने थोड़ा सा बुरा किया तो हम उससे 2 गुना ज़्यादा बुरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे में अना बढ़ी है, हमें मैं बढ़ी है, और हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे किसने ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है, तो हम उससे 2 हाथ आगे होते हैं। तो ये हमारे माशरे का बड़ा डायलेमा है जी। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव किसी से बात करोगे, पॉजिटिव लहजे में बात करोगे, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखोगे, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। ये आपका अखलाक है, ये आपका किरदार है। लेकिन अगर आप किसी के साथ नेगेटिव हो जाएंगे, चाहे वर्ड्स में, चाहे लहजे में, चाहे बॉडी लैंग्वेज में, तो अगर आगे से जो आपको रिस्पॉन्स भी डेफिनेटली नेगेटिव ही मिलेगा। जो न्यूटन्स का जो वो लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन।
सो पॉजिटिव स्टेटमेंट आल्सो रिक्वायर लेस एफर्ट टू रीड। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं और उनको सुनते हुए आपको लज्जत फील होती है, और मेनली क्या है कि आपकी एनर्जी बहाल रहती है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप यू फील गुड, लेकिन जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो आपको थका देते हैं। आपकी जो बैटरी है ना, सपोज मोबाइल की बैटरी है, देखिए वो बहुत जल्दी आपकी इंसान की द सेम इट हैज़ अ बैटरी, एनर्जी की बैटरी होती है। ये बैटरी जो है ना इंक्रीज होती रहती है या डिक्रीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड, डिपेंडिंग ऑन थिंकिंग प्रोसेस वर्ड्स यू आप क्या सोच उसके मुताबिक। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती है, ड्रेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके लाइफ का डायलेमा है। तो ये कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आल्सो रिक्वायर लेस एफर्ट टू रीड। उनको पढ़ना बड़ा आसान है, उनको गो थ्रू करना बड़ा आसान है, एंड आर लेस लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड देन द नेगेटिव वंस। और जो पॉजिटिव है उनको मिसअंडरस्टैंड भी नहीं किया, जो पॉजिटिव उनको मिसअंडरस्टैंड भी नहीं किया जाता, बल्कि आप उस बात को बड़ा जल्दी अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन जो नेगेटिव है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं मोस्ट लाइकली। सपोज आपके पेरेंट्स आपको नेगेटिवली टॉन्ट करते हैं तो वो आपके भले के लिए करते हैं, लेकिन आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो कि मुझ पे सख्तियाँ क्यों होती हैं। ठीक है, समटाइम जो कंपनी में एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी थोड़ी सी डांट डपट करनी पड़ती है कि आप ये काम सही है, आपने क्यों नहीं किया, आप टाइम पे क्यों नहीं आए, लेकिन वो कहते हैं जी हमें बहुत सख्तियाँ हो रही हैं। ओके, हाँ इनकी मजाल हम हमारे साथ ये इस तरह से रवैया रखें। ठीक है जी। सो ये वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही होता है कि नेगेटिव कोई नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन पॉजिटिव हर कोई जो है ना वो उसको वेलकम करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आपने ये कहना ही नहीं है कि सपोज आपने अनहैप्पी का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने आपने सैडनेस का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने फ्रस्ट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने वरी का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना। वो जो पॉजिटिव वर्ड है, सपोज हैप्पीनेस है या और पॉजिटिव वर्ड्स कौन से जी, ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, मतलब आपने उसी को ही नेगेटिव में कर, जिस तरह हैप्पीनेस है तो अनहैप्पी कह दो। ठीक है, सो अनहैप्पी मीन पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा इंपैक्ट आ रहा है कि हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस। लेकिन जब सैड कहते हो तो ये इंटायरली न्यू वर्ड दैट क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। ये कहना चाह रहा है इट वाज नॉट रीजनेबल टू अज्यूम दैट अ रिकॉन्सिलेशन वुड नॉट वर्क। नॉट का वर्ड तो इस्तेमाल करना ही नहीं। पूरी कोशिश करो, पूरी की पूरी कोशिश करो कि आपकी कम्युनिकेशन में नॉट का वर्ड ना आए। जहां पे आपने नॉट का वर्ड यूज किया, जहां पे आपने नॉट का वर्ड का इस्तेमाल किया, वहां पे मीन देयर इज समथिंग नेगेटिव। ठीक है, वहां पे आपने नॉट को किस तरह से सेंटेंस को चेंज करना है कि नॉट भी उड़ जाए, ठीक है, और बात भी पूरी हो जाए। तो ये कहना चाह रहा है इट वाज नॉट अनरीजनेबल टू अज्यूम दैट रिकॉन्सिलेशन वुड, ये इसमें कोई कबाहत नहीं थी कि रिकॉन्सिलेशन वर्क नहीं करेगी। हमने सही सोचा था, इट वाज नॉट अनरीजनेबल, मतलब ये अनरीजनेबल नहीं था, बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि रिकॉन्सिलेशन वुडंट वर्क। इट वाज रीजनेबल टू अज्यूम दैट रिकॉन्सिलेशन वुड वर्क, मतलब आप उसको पॉसिबल हो कि यस इट वाज पॉसिबल, इट वाज रीजनेबल, इट वाज थिंकेबल। हम इसको हमने सही सोचा था कि रिकॉन्सिलेशन वुड वर्क इंशाल्लाह। हम कहते हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी होता है कि हर चीज़ के साथ उम्मीद रखो, इट्स गोना वर्क आउट। इफ़ यू लेट मी नो, अगर आप मुझे बताते नो, व्हेन यू लेट मी नो, आप मुझे कब बताएंगे। आई कैन नॉट लेट यू हैव द रिपोर्ट टुडे, आई कैन नॉट, मैं आज आपको रिपोर्ट नहीं दे सकता। आई विल सेंड यू द फाइल ऑन थर्सडे 18 अगस्त। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आना शुरू हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी अंग्रेजी चाहिए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें आपकी इंग्लिश की बेस है। जितनी आप इंग्लिश की अच्छी बेस, ये फंक्शन इंग्लिश का बेसिकली पूरा ये चैप्टर बनता है। जितनी अच्छी आपको इंग्लिश आती होगी इतना इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा डे बाय डे, और द फंक्शनल इंग्लिश इज द बेस्ट कोर्स फॉर दैट। इसलिए वो कोर्स है कि ताकि आप इस तरह के सेंटेंसेस को आप अंडरस्टैंड कर सको, व्हाट डज इट मीन जी। सो नेक्स्ट इज presentation and proofing. So now let me move on towards the presentation and proofing जी। so यहाँ तक ओके हो गया जी। presentation and proofing, अब कहना चाह रहा है, अब यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि रिटन कम्युनिकेशन में आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। रिटन कम्युनिकेशन की प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ओरल की जो बात थी वो हमने चैप्टर 5 के लास्ट में कर ली थी, आपको पता ही है कि जहाँ पे हमने पर्पस एंड ऑडियंस और प्लान, प्रैक्टिस एंड
प्रिपेयर वो सारा डिस्कस किया था, परफॉर्म एंड देन क्वेश्चन आंसर सेशन, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक बात हो रही है वो रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है। लेट मी गो थ्रू सो प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग। जी 1.4 सॉरी प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग। आपने जो लिखना है उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है, और जब आपने लिख लिया तो उसको फिर आपने दोबारा से कैसे गो थ्रू करना है। तो इसमें वो सारा ये बताएगा। अगेन जब आपने कुछ लिखना है तो आप सपोज आपने लेटर लिखना है, आपने रिपोर्ट लिखनी है, आपने ईमेल को डिफ़ाइन करना है, तो आपने किस पैटर्न पे डिफ़ाइन करना है, किस तरह से उसको लिखना है। और जब आपने लिख लिया तो लिखने के फ़ौरन बाद फॉरवर्ड नहीं करना होता, बल्कि उसको थोड़ा सा गैप देना होता है, उसको प्रूफ रीड करना होता है, उसको दोबारा से देखना होता है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई, फिर उसको फॉरवर्ड करना होता है। वो जो दोबारा से गैप दे के उसको रीड करके फॉरवर्ड करना इज कॉल्ड द प्रूफिंग। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में गो थ्रू करेंगे कि हमने इसको कैसे जो लेके आगे चलें। सो नेक्स्ट फर्स्ट इज दी ओवरऑल प्रेजेंटेशन। आपने सबसे पहले पॉइंट है कि ओवरऑल आपने लिखना कैसे। ओवरऑल जी रिटन कम्युनिकेशन, रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स यू। ओके क्योंकि कस्टमर आपसे डायरेक्टली, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपसे कस्टमर डायरेक्टली नहीं मुलाकात करता, बल्कि आप उनको उसको लेटर फॉरवर्ड करते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू ब्रोशर्स और समथिंग लाइक दैट। तो जो आपने लिखा होता है वही आपका इमेज होता है, वही आपकी पहचान होती है, वो आपका जो अपने माइंड में इमेज ड्राव करता है वो आप कम्युनिकेशन के बेस पे करता है। ठीक है, तो हम बल्कि आजकल तो हम पहले रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक एसएमएस के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, या हम ईमेल्स के थ्रू, या हम उनको घर में ब्रोशर्स भेजते हैं। तो पहला जो हमारा इमेज क्रिएट होता है वो रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। अगर रिटर्न कम्युनिकेशन में इमेज ओके क्रिएट हो गया, लाइक अगर पॉजिटिवली आपको वाइब्स मिल गई कि यार मुझे आई हैव टू कम्युनिकेट विद दिस कंपनी, आई हैव टू टॉक विद दिस पर्सन, तो तब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो। अब जो ट्रेंड है कि पहले जो कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है, पहले हम उनसे कोटेशंस मांगते हैं, पहले हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हाँ जी पहले हमें फॉरवर्ड करें आपकी क्या इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर वो सेटिस्फाइंग होती है, अगर लिखने में वो इमेज क्रिएट होता है कि यार हमें अब इससे मुलाकात भी करनी चाहिए, तो वो जो मुलाकात का जो सीन है, जो मुलाकात की जो बारी है वो बाद में आती है। पहले रिटन कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्लियर होगा, वो आपको ओके होएगा, तो आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे जी। तो ये देयरफॉर कंसीडर द इंप्रेशन यू गिव इफ यू वर टू सेंड अ रिपोर्ट विद। ठीक है, तो आप अब देयरफॉर कंसीडर द इंप्रेशन यू गिव, इसलिए आप पूरा इंप्रेशन का ध्यान रखो। इफ़ यू वर टू सेंड अ रिपोर्ट, अगर आपने रिपोर्ट भेजी है और आप सपोज ये जो रिपोर्ट है, सपोज ये जो बुक है, ये जो आपके सामने बुक है जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, आई कैप की बुक, आप इसी को इमेजिन कर लो कि अगर पुअर एंड इलॉजिकल लेआउट, अगर इसका जो लेआउट है, लाइक ये इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, लेआउट होता है उसकी डिज़ाइनिंग, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी पैराग्राफिंग, जिस तरह से अगर आपको एग्जांपल दूँ, जिस तरह से प्लॉट होता है, प्लॉट में जब प्लॉट होता है ना, ये ज़मीन का जो प्लॉट होता है उसमें घर बनाना है, तो पहले उसका लेआउट बनाते हैं, कमरा कहाँ बनेगा, टीवी लॉन कहाँ बनेगा, गराज कहाँ पे होगा, बल्कनी कहाँ पे होगी, देखिए डाइनिंग रूम कहाँ पे होगा। तो ये सारा क्या है, लेआउट। इस तरह से इस पेज का भी लेआउट है, इस पेज का भी कि कहाँ पे पैराग्राफिंग होगी, कहाँ पे हेडिंग होगी। अगर वही आपने पूरा डिफाइन कर लिया, अगर आई कैप की बुक में आपको डिफरेंट मिस्टेक्स नज़र आएंगी, तो आपके जहन में क्या जाएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर इनका जो लेआउट है वो प्रॉपर ना हुआ, अगर नहीं हुआ, तो आपके जहन में क्या जाएगा। ठीक है, चाह रहा है कि सबसे पहले आप देखना हो तो पूर एनालॉजिकल कि वो दिखने में कैसी लग रही है, ये बुक, ये रिपोर्ट एनी इंफॉर्मेशन मोर देन 2 पेजेस कॉल द रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये दिखने में कैसी लग रही है। ओवरऑल जैसे इसको देखते हैं तो आपके जहन में क्या इंप्रेशन आता है।
ठीक है, वीक ग्रामर एंड इनकरेक्ट पंक्चुएशन। उसके बाद फिर आप पहले आप उसका लेआउट चेक करोगे, फिर उसके बाद इसमें जो ग्रामेटिकल स्टफ इस्तेमाल हुआ है, जो पंक्चुएशन है, जो कॉमे वगैरह हैं, क्या वो सही इस्तेमाल हुए हैं। और उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक, थर्ड में आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी चेक करना है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स एज सच तो नहीं है जी। आगे जी, प्रेजेंटिंग एज क्लोज टू द परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। आपने बोलने में तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बोलने में मैं ही परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बोलने में इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता है। बोलने में हम इंसान को एक्सक्यूज देना चाहिए। बोलने में नो बॉडी इज परफेक्ट, नादर आई एम परफेक्ट, नादर यू आर परफेक्ट। बोलने में हर एक को थोड़ा सा लीनियंसी होनी चाहिए, लेकिन लिखने में ओके देयर इज नो लीनियंसी, देयर इज नो, हम लिखने में पूरी कोशिश करते हैं कि देखो पूरी बुक में अगर एक दो मिस्टेक्स भी होंगी ना, तो आपने पूरे वर्क को जो है ना, इसमें जितने पेजेस हैं आपने बोलना है इनको पता ही लिखते कैसे। अब आपको पता है कि आई कैप की बुक में अगर एक दो मिस्टेक्स हैं भी, तो आपने इनके सारे काम को निगेट कर देना है कि बाकी जितना भी काम है ये है ही ऐसे, ये गलतियां करते हैं। ठीक है, इंसान की जो फितरत है रिटर्न कम्युनिकेशन में, क्या वैसे भी वो सबसे पहले वो गलती को पॉइंट आउट करता है कि वो पहले इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करेगा। सपोज आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है या आपने कोई लेटर फॉरवर्ड किया, सबसे पहले कस्टमर उसमें से गलती निकालेगा, मैसेज बाद में रीड होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, नई रिसर्च चाहिए कि आप जब मैसेज आता है ना, तो आप पहले उसकी गलती को पॉइंट आउट करते हैं, इस मैसेज में गलती क्या है। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश में लिख रहे हो तो, या प्रॉपर आप उर्दू में, तो इसमें ग्रामेटिकल गलती क्या है पहले वो देखते हो, पहले वो पॉइंट आउट करते हो, उसके बाद मैसेज पे फोकस होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि प्रेजेंटिंग एज क्लोज टू परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग क्रिएट अ गुड इंप्रेशन एंड शोज यू केयर अबाउट स्टैंडर्ड्स के। इसका मतलब है कि अगर आप परफेक्टली लिखते हैं तो आप स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हैं। इफ अ क्लाइंट रिसीव्स अ बिलो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम यू, अगर उसने आपसे जो कम्युनिकेशन रिसीव की है वो बिलो स्टैंडर्ड है, मीन्स के जो ग्रामेटिकल रूल्स उसको फॉलो नहीं किया, या आपने सपोज मतलब आपने जिस तरह लिखना था आपने उस तरह से नहीं लिखा। सपोज आपने एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल साहब को, तो आपने टू के आगे कॉमन नहीं डाला, फिर प्रिंसिपल आगे कॉमन नहीं डाला, राइस को अकाउंटेंसी का कॉमन नहीं डाला, फिर लॉ का फुल स्टॉप नहीं डाला, तो मीन यू आर डूइंग मिस्टेक योर सेल्फ। तो आपकी एप्लीकेशन को गो थ्रू ही नहीं किया जाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं लिखने में। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैसेज कम होता है। आपको देखो कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो मैसेज तो 2-3 लाइन्स का होता है। मुदबाना गुजारिश है कि मुझे बुखार हो गया है, जिस वजह से मैं आज हाजिर नहीं हो सकता। होता लिखते थे ना आप एप्लीकेशंस, दरख्वास्त जिसे बोलते हैं, ये इंग्लिश में आप लिखते थे, इट इज़ टू इन्फॉर्म डैट आई एम इल टुडे। सो वो जो मैसेज होता है वो 2-3 लाइन्स का ही होता है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन को आपने फॉलो करना होता है, बहुत ज़्यादा आपने ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपने उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना किया, सो दे विल एसोसिएट द लो स्टैंडर्ड विद द वर्क ऑफ ऑल वर्क दैट यू परफॉर्म फॉर देम। वो आपके सारे काम को लो स्टैंडर्ड में शुमार कर देगा अगर आपने कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया। क्योंकि कुछ आपने गलतियां कर दी हैं, पंक्चुएशन की गलती कर दी है, आपने स्पेलिंग की गलती कर दी है, वो बोलेगा यार आप हैं ही ऐसे। वो आपको उस तरह से कंसिडर कर देगा कि आप हैं ही ऐसे, आप गलतियां करते हैं, आप काम सही नहीं करते। ये ऑर्गेनाइजेशन में बॉस बहुत ज़्यादा करते हैं, याद रखना इस बात को। पाकिस्तानी बॉस आपको उड़ा के रख देंगे अगर आपने इस तरह ज़्यादा गलतियां की। शुरू में तो एक्सेप्टेबल हैं जब आर्टिकलशिप पे जाओगे, लेकिन 2-4 साल के बाद व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस और फिर भी आपने वो गलतियां की, तो फिर आपको ना वो बहुत ही डांट डपट होगी कि आप यार आपको पता नहीं लिखते कैसे। वही आपका इमेज क्रिएट होगा कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इज दी यूजिंग कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट इज using capital letters जी। कैपिटल लेटर्स शुड ओनली बी यूज इफ नेसेसरी। आपको पता है जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, आप इंग्लिश में गो थ्रू किया, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसमें हम जो किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी ख़ास लोकेशन का नाम है, देखिए, तो हम उनका क्या करते हैं, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं।
क्लियर जी। तो ये वो कहना चाह रहा है कि यूजिंग कैपिटल लेटर्स शुड ओनली बी यूज्ड इफ नेसेसरी, उनको आपने इस्तेमाल वहीं पे करना है जहां पे उनकी जरूरत ऐसे बनती है। फॉर एग्जांपल व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिफाइंग पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल वो जो प्रॉपर नाउन्स हैं उसको गो थ्रू कर लें। परवेज प्रॉपर एक नेम है तो हमने इसका जो पी है वो कैपिटल में रखना है। देन सीनियर पार्टनर्स दोनों को हमने कैपिटल में रखना है। देन ट्रांजैक्शन सर्विसेज दोनों को हमने कैपिटल में रखना है। देन लाहौर एल जो है वो ये लाहौर डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है तो इसका एल भी हमने कैपिटल रखा, ठीक अंडरस्टैंड जी। सो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रॉपर जो रिनाउंस चीज़ें हैं उनका तो हमने फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको हमने कैपिटल में रखना है और बाकी सारे को हमने स्मॉल में रखना है। चलो उसके बाद हेडिंग है जी, हेडिंग्स जी, हेडिंग्स। अच्छा, अब पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन में आप देख लो, किसी बुक में देख लो, आई कैप की बुक, कोई भी आप इंग्लिश को देख लो, आप बिजनेस कम्युनिकेशन को देख लो, आप आईटी को देख लो, आप क्यूएम को देख लो, कोई भी आपको हेडिंग जो है ना वो अंडरलाइन नहीं मिलेगी। ऐसे ही है बुक के अंदर की बात करो, कोई भी हेडिंग आपको फुली वो नहीं मिलेगी, फुली कैपिटलाइज वर्ड्स नहीं होंगे, सारे बड़े वर्ड्स जिस तरह आपके सामने है, आपको देखो सारे अभी मैंने कितनी गो थ्रू किया है, प्रेजेंटेशन में प्रूफिंग गो थ्रू किया और प्रेजेंटेशन में गो थ्रू किया है, यूजिंग कैपिटल वर्ड्स को गो थ्रू किया है। सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है उसको, फर्स्ट अल्फाबेट को सिर्फ हमने कैपिटलाइज किए, बाकी सारे के हैं वो स्मॉल है। सो हेडिंग को डिफाइन करते हैं, कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखना वो कौन सी चीज़ें हैं। हेडिंग इन रिटन कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी लोअर केस मतलब उसमें जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सिर्फ कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे वो स्मॉल होंगे, तो ये कहना चाह रहा है कि हेडिंग इन रिटन कम्युनिकेशन शुड बी लोअर केस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लेटर। जो फर्स्ट लेटर होगा उसका अल्फाबेट क्या होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सारे क्या होंगे वो स्मॉल में होंगे। देयर शुड बी नो अंडरलाइनिंग अ फुल स्टॉप। हेडिंग में ना तो अंडरलाइनिंग होगी, मतलब उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, ना ही आखिर में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। द साइज एंड टाइप फेस शुड बी एडजस्ट। द साइज एंड टाइप फेस, साइज होता है कि उसका जो फॉन्ट साइज है लाइक जो 12 है 14 है, नॉर्मली हम 12 रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है 12, ओके 10 to 12 इज एक्सेप्टेबल, इज ओके। उससे जो 10 से वो छोटा है वो स्मॉल में कंसिडर होता है, जो फॉन्ट है, और जो 12 से बड़ा है वो थोड़ा बड़े साइज में कंसिडर होता है। तो 10 to 12 इज एक्सेप्टेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। सो साइज एंड टाइप फेस होता है कि वो कौन सा आप उसमें यूज़ कर रहे हो, फॉन्ट का साइज कौन सा, एरियल यूज़ कर रहे हो, टाइम रोमन यूज़ कर रहे हो, एमएस कॉमिक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। तो साइज एंड टाइप फेस शुड बी एडजस्टेड टू द रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेडिंग्स। हम उसके मुताबिक इसको चेंज करते रहते हैं कि हेडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसका जो हेडिंग साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, आपको पता ही है, उसको शायद हम थोड़ा सा डिफरेंट भी कर दें, टाइप को डिफरेंट कर दें। सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव टेम्पलेट्स एंड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड दैट डिफाइन व्हाट फॉन्ट टू यूज एट ईच ऑफ द लेयर ऑफ द हेडिंग एंड सब। तो नॉर्मली ये हमने पढ़ा था, ये चैप्टर 2 में पढ़ा था कि नॉर्मली टेम्पलेट्स बने होते हैं, हाउस स्टाइल में पढ़ा था, हाउस स्टाइल टेम्पलेट बने होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं। वो आपको बताती है कि आपने हेडिंग का साइज क्या रखना है और फिर टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, ठीक है। आपको डिफाइन नहीं कर सकते, आप किसी भी फॉर्म में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिसाब से जो है ना वो ये चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो एज सच नहीं कर सकते। KPMG का अपना है, EY का अपना है, नेस्ले का अपना है, कोक का अपना है, हर एक अपने फ़ॉन्ट्स हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मज़े की बात यह है कि आप उनके फ़ॉन्ट्स के स्टाइल से पहचानते हो कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लेटर आए हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के फॉन्ट डिफरेंटली यूज़ हुए होते हैं। इंटरेस्टिंगली अब आप डिफरेंट बैंक से लेटर उठा के देखो, बैंक अल्फला का फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, बैंक हबीब बैंक का फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये फॉन्ट और उनके साइजेस से ही हम पता चल जाता है कि ये लेटर कौन सी कंपनी से, कौन से फर्म से आए हैं, ठीक है जी। सो ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन होती है चीज़ें, यहाँ तो ओके हो गया जी। तो नेक्स्ट इज दी पैराग्राफ नंबर्स। पैराग्राफ नंबर्स या पैराग्राफ नंबरिंग भी हो सकता है, ठीक है। नंबरिंग लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, पैराग्राफ नंबरिंग भी लिख देता हूँ। सो अ रीजनेबल अप्रोच टू, अच्छा
अगर आपकी इंफॉर्मेशन 2 पेजेस तक है, इस बात को याद रखना, अगर आपकी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम 2 पेजेस तक है तो ऑप्शनल है पैराग्राफ नंबर देना है या नहीं देना। लेकिन जो ही आपकी इंफॉर्मेशन 2 पेजेस से एक्सीड कर जाएगी, लाइक 3 पेजेस है, 5 पेजेस है, 10 लाइक आपकी बुक है, तो फिर आपको पैराग्राफ नंबर देने की ज़रूरत है, इट्स मस्ट। जिस तरह से यहाँ पे से पैराग्राफ नंबरिंग क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो हर पैराग्राफ से नंबर तो नहीं दिया, लेकिन इसने हर मेन हेडिंग को नंबर दिया। जिस तरह हम अभी राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू 1.4, अगर आप चैप्टर के देखो तो 1.4 हेडिंग वी आर मेन गोइंग थ्रू। सो जितनी लेंथी इंफॉर्मेशन होती है इस तरह से हम नंबरिंग जो ना वो पैराग्राफ से निकल के हम हेडिंग्स में चले जाते हैं, लेकिन आपने नंबरिंग जरूर करनी। इफ इंफॉर्मेशन इज मोर देन 2 पेजेस यू आर सपोज टू हैव द नंबरिंग, याद रखो जैसे भी करो यू आर सपोज टू हैव द नंबरिंग। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन 2 पेजेस से कम है या 2 पेजेस तक है तो फिर ऑप्शनल है, आप नंबरिंग करो या ना करो। बट इफ इंफॉर्मेशन मोर देन 2 पेजेस देन यू मस्ट हैव, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी, एंड यू मस्ट हैव द नंबरिंग बिहाइंड दैट। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। सो अ रीजनेबल अप्रोच टू अडॉप्ट इज दैट ऑल लेटर एंड रिपोर्ट ओवर 2 पेजेस इज इन लेंथ मस्ट इनकॉर्पोरेट पैराग्राफ नंबर। जो भी इंफॉर्मेशन 2 पेजेस ज़्यादा, चाहे वो लेटर चाहे वो रिपोर्ट है, नॉर्मली रिपोर्ट होती है, उसमें पैराग्राफ नंबर करना मस्ट है। जिससे आप खुद देख लो कि अभी नेक्स्ट जो हमने गो थ्रू करना है वो 2 है, वो परसुएसिव बिजनेस मैसेज, अब नई हेडिंग है वो। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू, अब ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि आपने पैराग्राफ नंबरिंग कैसे करनी है, या आप इंशाल्लाह आर्टिकलशिप में जाकर सीखोगे प्रैक्टिकली, क्योंकि हर कंपनी का अपना तरीका है। क्योंकि कोई हेडिंग्स को, हर हेडिंग को नंबरिंग कर रहे होते हैं, कोई सिर्फ मेन हेडिंग कर रहे होते हैं, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना, लेकिन नंबरिंग मस्ट होनी चाहिए, नंबरिंग इज मस्ट। पैराग्राफ नंबरिंग फॉर लेटर एंड रिपोर्ट लेस देन 2 पेजेस इन लेंथ इज ऑप्शन। अगर आप, वही बात है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन 2 पेजेस से कम है तो फिर ऑप्शनल है, आप करें या ना करें, ठीक हो गया जी। सो लास्ट, अभी टाइम इज लिमिटेड, सो द बुलेट्स एंड डैशेस जी। सो इंशाल्लाह चलें जी, पैराग्राफ नंबरिंग से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आई एम स्टॉपिंग हियर। सो yeah, let me go through next one. Bullets and dashes ji, bullets and dashes ji. So next is bullets and dashes जी। bullets and dashes क्या होते हैं जी? bullets and dashes जी, bullets क्या होते हैं आपको पता ही है, bullets क्या होते हैं, बल्कि इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इट्स अ क्वाइट लेंथी टॉपिक। बुलेट्स एंड डैशेस इजीली आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू हियर फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर बुलेट एंड डैशेस से। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। तो सबसे पहले जो आज मैंने डिस्कस किया वो क्या किया जी, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने बी और यूनिट से स्टार्ट किया। 1.2 जो पैराग्राफिंग नंबर हुई हुई है, जो हेडिंग नंबर हुई हुई है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1.2 से। अब आपको समझ लग गई होगी कि ये नंबरिंग क्यों की जाती है, ठीक है। सो और किस तरह से की जाती है। तो फर्स्ट मैंने क्या गो थ्रू किया, बी ओरिजिनल को। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट मैंने जो फर्स्ट आपको मैंने समझाया वो क्या है जी, अवॉइड क्लिशेज। शाहरुख खान बनने की ज़रूरत नहीं है, आमिर खान बनने की ज़रूरत नहीं है। बी ओरिजिनल, जैसे आप हो वैसे आप हो, ठीक है। किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक ने आपकी अपनी शख्सियत बनाई है, अपने मुताबिक लेके चलो। इस तरह से बिजनेस, जब कम्युनिकेशन की बात की जाती है तो आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के ही वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को रखना है। बिजनेस कम्युनिकेशन के जो वोकैबुलरी उसी को आपने यूज़ करना है, उससे हट के आपने मेडिकल, इंजीनियरिंग की या पॉलिटिकल या लॉ की लैंग्वेज का इस्तेमाल उसमें नहीं करें। हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ा वाइड जार्गन्स के। अब जार्गन्स एक फील्ड के लोग तो आपस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ फील्ड से निकल के कम्युनिकेशन करेंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं होंगे, तो ये हमने अवॉइड करना है। उसके बाद हमने पढ़ा जी अडॉप्ट द राइट टोन। अडॉप्ट द राइट टोन में इट्स अ न्यू हेडिंग कि अब टोन आपने कोलोकियलिज्म लैंग्वेज को अवॉइड किया। रोटी छोटी, खाना वाना, बिस्किट शिस्किट। अब ये रोटी वोटी, रोटी छोटी, अब छोटी क्या है जी, रोटी समझ आ गई, छोटी क्या है, पानी शानी। अब शानी क्या है, बोलने में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन लिखने में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। अब जिस तरह से बड़ी 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 इसमें इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आई गिव यू, सिट ऑन द फैंस, कोई सरिये पे नहीं बैठ सकता। फ्लैश इन द फैन, ओके। आग जो हमेशा वो पैन के अंदर लगती है, पैन के नीचे लगती है आग, फिर पैन के नीचे आग लगती है। तो इस तरह के वर्ड आपने बोलने में शायद हम जोक के तौर पे यूज़ कर लें या किसी को हम टॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल, लेकिन लिखने में वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। देन हम ये पढ़ा जी ऑलवेज एंड पॉजिटिवली,
कि जब भी आपने इख्तिताम करना है अपनी कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन का, तो आपने पॉजिटिव इसका इख्तिताम करना है। क्योंकि जो कस्टमर दोबारा आपसे मिलता है, पर्सन दोबारा आपसे मिलता है कि आपने उसको सी ऑफ कैसे किया, आपने जो मुलाकात को ख़त्म किस तरह से किया। अब ये ना हो कि जब वो कस्टमर आया था तो आप बड़े हैप्पीली अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ओके, और जाते आप उसको गालियाँ दे दें, तो फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आने वाला। तो ये पॉइंट जो है ना, यू हैव टू कीप रिमेंबर कि आपकी ओपनिंग इतनी अच्छी है, क्लोजिंग भी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, कि आप उसको अपनाइयत का एहसास दो, ठीक है, जहाँ पे इंसानी फंक्शन परफॉर्म हो, लाइक डिसाइड इंसान करता है, रिकमेंड इंसान करता है, तो डिपार्चर इंसान करता है, तो ये इसके साथ ह्यूमनिस्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल करो। ही रिकमेंडेड, शी रिकमेंडेड, ही शी कौन, उनके नाम मेंशन करो, ठीक है। डिसाइडेड, किसने डिसाइड किया, फॉर्म तो डिसाइड नहीं करती, इंसान डिसाइड करता है। तो इसमें आप ह्यूमन फैक्टर्स लेकर आने, ह्यूमन वर्ड्स लेकर आने, प्रोनाउंस लेकर आने, उनके नाम्स भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अवॉइड सजेस्टेड क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर, कि अनइंटेंशनल होता है कि अब आपकी उसने अखीर कर दी, अब इंतहा हो गई है, अब आपको उसको क्रिटिसाइज करना है, अब आपने उसको क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा। पहले इंटेंशनल होता है कि जानबूझ के क्रिटिसाइज करना, अनइंटेंशनल होता है कि जानबूझ के उसने ऐसा कोई काम किया है कि उसको समझ नहीं आ रही, उसने एक दफ़ा गलती की, फिर गलती कर दी, फिर गलती की, अब आपको उसको क्रिटिसाइज करना है। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, जिसे कॉल्ड द अनइंटेंशनल क्रिटिसिज्म, अब आपने करना ही करना है। उसमें भी कहना चाह रहा है कि आप कोशिश करो कि आप उस पर्सन को उड़ा दो, देखिए, और काम को हाईलाइट करो। जब पर्सन को उड़ा देते हैं और काम को हाईलाइट करते हैं तो इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। जहाँ पे अच्छा काम किया बंदे को, यार तुमने काम बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वहाँ पे बंदे को हाईलाइट करो, काम को हाईलाइट ना करो, इतना हाईलाइट नहीं, यार आपने काम बड़ा अच्छा किया, आपने काम बहुत ज़बरदस्त किया, अब आपको स्ट्रेस आउट कर दो। देखिए, अब जब कुछ लोगों ने ये काम बहुत बुरा किया, अब काम को हाईलाइट कर दिया, किसने किया, वो हमने हाईलाइट नहीं की, दिस इज कॉल्ड द पैसिव सेंटेंसेस। को ये तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आपने पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे करना है जहाँ पे आपने किसी को अनइंटेंशनल क्रिटिसाइज करना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आपने अवॉइड नेगेटिव वर्ड एंड फ्रेज, कि आपने जिंदगी की पूरी कोशिश करनी है कि आपने नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, नेगेटिव फ्रेज इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने एनर्जेटिक रहना है, आपने इंथुसियास्टिक रहना है, इंस्पायर्ड रहना है, मोटिवेटिंग रहना है। आई कैन डू इट, इट कैन बी पॉसिबल। ये ना बोलो मैं गरीब हूँ, ये ना बोलो कि मेरे पास ये नहीं है, इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू हैव, इंशाल्लाह ये भी मिल जाएगा, वो भी हो जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखो, इंशाल्लाह एवरीथिंग गोना बी पॉसिबल। उसमें हम ये पढ़ा प्रेजेंटेशन में प्रूफिंग, कि जो आप लिखते हो वो आपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन उसको लिखना कैसे है, उसके में सबसे पहले आपने लेआउट का ख्याल रखना है, फिर आपने ग्रामर का ख्याल रखना है, फिर आपने स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है। उसके बाद हम ये पढ़ा जी, जैसे कैपिटल लेटर के जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसमें आपने लिखने में उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको कैपिटल में रखना है और बाकी आपने सारे स्मॉल में रखना है। उसके बाद ये पढ़ा हेडिंग्स, हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन नहीं करना, ना ही आपने उनको फुल स्टॉप लगाना है, और उनका जो फर्स्ट लेटर है वो आप अल्फा, उसको जो फर्स्ट लेटर हेडिंग का उसको आपने कैपिटलाइज करना है, बाकी को आपने सबको स्मॉल रखना है, ठीक है। और नॉर्मली जो हेडिंग का जो फॉन्ट होता है वो वही होता है कि जो टेक्स्ट का होता है, आपके बुक में देख लो, हेडिंग का फॉन्ट वही है जो टेक्स्ट का है ऑलमोस्ट, उसको बोल्ड कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया। ये हमने पढ़ा। उसको हम ये पढ़ा जी पैराग्राफ, लास्ट हमने पढ़ा पैराग्राफिंग नंबर, के अगर आपकी इंफॉर्मेशन 2 पेजेस तक है तो ऑप्शनल है, आप पैराग्राफ में नंबरिंग करो या ना करो, लेकिन जो आपकी इन्फॉर्मेशन 2 पेजेस से अबव चली जाएगी तो देन पैराग्राफ नंबरिंग करना मस्ट है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा जी। थैंक यू वेरी मच, गोना सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, फ्रॉम बुलेट्स एंड डैशेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।